हे हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो साइंस हम कर रहे हैं सीटेट और स्टेटेट्स के लिए, और इसमें कुछ क्लासेस हम पहले भी कर चुके हैं। तो सीक्वेंस से ही सभी क्लासेस को देखें जिससे सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएं। तो एनसीईआरटी बेस्ड ये नोट्स हैं और एनसीईआरटी को ही हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, तंतु से वस्त्र तक, यानी कि तंतु का मतलब होता है धागा। तो धागे से वस्त्र तक का जो प्रोसेस होता है वो इस चैप्टर में हम समझेंगे। तो इसी तरह से हम इसी फॉर्मेट में आगे बढ़ रहे हैं। पहले हम कंटेंट करते हैं, फिर प्रीवियस क्वेश्चंस करते हैं, जिससे कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मेरे बारे में आप देख सकते हैं, ये सभी एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं। और यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं फाइबर की, जो कि हमारा चैप्टर ही इस पर आधारित है। फाइबर को कहते हैं हिंदी में रेशे। तो आपने अक्सर जो कपड़ा कोई भी कपड़ा हो उसको देखा होगा, उसमें धागे की पतली लड़ियाँ आप देखेंगे। बिल्कुल पतली जो लड़ियाँ होती हैं उनको अगर आप देखें तो वे धागों से भी पतली बनी होती हैं। मतलब कि जो धागा होता है मेन हमारा कपड़े में, उससे भी पतली धागों से ये बनी होती हैं, जिन्हें तंतु या रेशे कहा जाता है। जो मेन आपको धागा दिखेगा उसके भी आप कई हिस्से कर सकते हैं। जब आप उस सुई में धागा डालते हैं तो वो कभी कभी अलग अलग हो जाता है। वो सिंगल जो धागा होता है वो भी कई तंतुओं से मिलकर बना होता है। तो कपड़े जो है धागों से बने होते हैं, और धागे भी आगे तंतुओं से बने होते हैं। यानी कि जो हमारा सिंगल धागा होता है, एक सिंगल जो थ्रेड होता है, वो भी कई सारे तंतुओं से मिलकर बना होता है, बारीक तंतुओं से। इंग्लिश में भी देख सकते हैं, द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड that we see are made up of still thinner strands called fibers. Fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. तो मतलब अगर हम बात करें जो कपड़े बनाने का जो प्रोसेस होता है, उसमें अगर सबसे महीन जो चीज़ है, सबसे बारीक जो चीज़ है, वो है हमारी तंतु यानी रेशे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप किसी कपड़े में, अगर आपके पास कोई ख़राब कपड़ा है तो उसमें से आप धागा खींच करके देखें। अब जो वो धागा आपने खींचा है उसमें से भी अगर आप देखेंगे, उसे अगर सुई में पिरोने लगे या वैसे ही उसको मसल करके देखें, वो कई सारे उसमें तंतु निकलेंगे। कई सारे तंतुओं से वो मिलकर के एक सिंगल धागा बना होता है। अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। अगर हम बात करें फाइबर की, तो फाइबर हमारा दो तरह का होता है, यानी रेशे दो तरह के होते हैं। एक तो होता है नेचुरल फाइबर, नेचुरल, और एक होता है सिंथेटिक। नेचुरल में भी दो टाइप होते हैं। नेचुरल एक तो आपको प्लांट से मिलता है, यानी पौधों से मिलता है। एक आपको मिलता है एनिमल, यानी कि जंतुओं से। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन इसका ध्यान रखेंगे। रेशे दो तरह के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। और जो नेचुरल होते हैं वो भी प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड होते हैं। तो कुछ कपड़े जैसे कि कपास, जूट, रेशम और ऊन के रेशे पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं। इनको हम कहते हैं प्राकृतिक रेशे, यानी कि नेचुरल फाइबर्स। और कपास और जूट पौधों से प्राप्त रेशों के उदाहरण हैं। अब जो प्राकृतिक हैं उसमें हमने बात करी थी कि प्लांट बेस्ड होते हैं और एनिमल बेस्ड। तो कपास और जूट जो हैं वो हमारे प्लांट बेस्ड रेशे हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। फिर बात करेंगे वूल एंड सिल्क फाइबर्स की। ये हमें मिलते हैं एनिमल से। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। जानवरों से मिलते हैं ऊन और रेशम के रेशे। ऊन भेड़ या बकरी के ऊन से प्राप्त होता है। जो ऊन हमें मिलता है भेड़ से और बकरी दोनों से मिलता है। भेड़ से ही नहीं, ध्यान रखेंगे, बकरी से भी मिलता है। वो पश्मीना ऊन का नाम सुना होगा, वो बकरी से मिलता है। इसके अलावा ये खरगोश, याक और ऊंट के बालों से भी प्राप्त होता है। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और गोट। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स। तो कई जानवर हैं जिनके बालों से हमें ये मिलता है। फिर देखते हैं कि रेशम के रेशे जो हैं रेशम कीट के कोकून से निकाले जाते हैं। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। तो रेशम के कीड़े होते हैं जिनसे कि रेशम का रेशा हमें मिलता है। रेशे पदार्थों से भी बनते हैं जो पौधे या पशु स्रोतों से प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, संश्लिष्ट तंतु, यानी कि इंग्लिश में बात करें तो सिंथेटिक हम ये कहते हैं। फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। जैसे कि नेचुरल फाइबर में हमें मिले थे प्लांट और एनिमल से, उससे नहीं मिलते हैं, तो ये हमारे कहलाते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पोलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक। तो पोलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक जो हैं ये हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं।
अब बात कर लेते हैं इन फाइबर्स की डिटेल में। जो हमारे प्लांट फाइबर्स हैं उनकी बात करेंगे पहले। सबसे पहले आता है कॉटन, यानी रुई। रुई और कपास कहते हैं इसको हिंदी में। इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स, तो खेतों में इसे उगाया जाता है। और कपास के पौधे आमतौर पर काली मिट्टी और गर्म जलवायु वाले स्थानों पर उगाए जाते हैं। इस पर क्वेश्चन बहुत बार आता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट्स आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन, यानी कि जो फ्रूट होता है इसको हम कहते हैं कपास गोलक। जो कपास के पौधे में जो फ्रूट होता है उसको हम कपास गोलक कहते हैं। और ये बिल्कुल नींबू के आकार के होते हैं। जब ये पक जाते हैं उसके बाद ये गोलक फट जाता है और फिर हम कपास को देख सकते हैं, कपास के रेशों को। तो कपास के रेशों से ढके बीज देखे जा सकते हैं। बिनोले बोला जाता है बेसिकली इसके बीजों को, जो कपास के बीज होते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग द बोल्स बस्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीड। तो जब ये फट जाते हैं कॉटन कपास गोलक, तो जब हम इसे देख सकते हैं। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। तो जब ये हमारे कपास गोलक फट जाते हैं उसके बाद कॉटन देखी जा सकती है, तो वो कॉटन जो है वो हाथों से निकाली जाती है। अभी हम देखेंगे कैसा होता है ये। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। तो जब हम देखो पहले तो इसको क्या करते हैं, इन बीज के कोशों से कपास आमतौर पर हाथ से निकाला जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, इस प्रक्रिया में कंकतन करके रेशों को बीजों से अलग किया जाता है। जब वो कपास हम बीजों से अलग करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कपास ओटना। तो ये हमने सोशल साइंस में भी इसके बारे में पढ़ा था। तो गिनिंग ऑफ कॉटन इसे कहा जाता है, जब हम बीजों को अलग करते हैं कॉटन से। देखो जब ये खेतों में होता है तो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, ये इस तरह से लगती है पौधों पर ये कपास। उसके बाद जब हम इनको तोड़ करके अलग कर लेते हैं, देखो ये कुछ इस तरह से उलझी रहती है इसमें। ये कॉटन बोल्स थी ये जो आप ग्रीन कलर के देख पा रहे हैं। ये क्या हुई, ये फट गई। फटने के बाद ये कॉटन दिखने लगी हमें। इस कॉटन को हाथ से निकाला जाता है इससे अलग। हाथ से निकालने के बाद इसमें अंदर की तरफ बीज मिलते हैं। बीज काले रंग के कुछ होते हैं, काले या ब्राउन कलर के। तो वो जो बीज होते हैं बिनोले कहलाते हैं। और फिर उनको बीज को निकालने का काम कुछ इस तरह से किया जाता है। इसको कहते हैं गिनिंग प्रोसेस कॉटन का। ये मशीनों द्वारा होने लगा है, ये मशीन वाला प्रोसेस है। और ये हाथ वाला प्रोसेस है। पहले जब मशीनें नहीं थी तो कुछ इस तरह से किया जाता था। या किसी के यहाँ पर जब उत्पादन कम होता है इसका, तो वो भी कुछ ये हाथ इस तरह से इसका गिनिंग जो है प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। अब देख लेते हैं दूसरा प्लांट फाइबर जो कि है जूट, यानी पटसन इसे कहते हैं हिंदी में। जूट के जो रेशे होते हैं जूट के पौधे के तने से प्राप्त होते हैं। ध्यान रखेंगे पार्ट कौन सा है, तना। जूट फाइबर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो ये मुख्य रूप से कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में होता है और बिहार और असम में ये उगाया जाता है। मतलब पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में ये 3 स्टेट में ज़्यादातर मुख्य रूप से कहेंगे हम, तो इनमें उगाया जाता है और बरसात के मौसम में इसकी खेती होती है। तो इसके पौधे को जब काटा जाता है जब वह पुष्पन अवस्था में होता है। तो फ्लावरिंग स्टेज पर जब ये होता है, जब इसको काट लिया जाता है और कटाई के बाद इसके तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो करके रखते हैं जिससे कि ये गल जाएं और इससे रेशे हम अलग कर पाएँ। तो जब तना सड़ जाता है तो हाथ से रेशे अलग कर पाते हैं हम। और उसके बाद कपड़े बनाने के लिए इन सभी रेशों को पहले धागे में बदला जाता है। द स्टम रोट, यानी सड़ जाता है तना। फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड टू मेक फैब्रिक्स। ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। देखो ये जो जूट होता है ना, इसके ज़्यादातर आपको थैले मिलेंगे। जो ब्राउन कलर के आप थैले देखते हैं ना, तो इसका मोटा रेशा होता है थोड़ा, तो इससे थैले वगैरह बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है हमारा स्पिनिंग कॉटन यार्न। गिनिंग प्रोसेस हुआ, उसके बाद अब आएगा क्या, स्पिनिंग कॉटन यार्न। तो रेशों से सूत बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, यानी स्पिनिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रोन आउट एंड ट्विस्टेड। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न। तो इस प्रक्रिया में रुई के ढेर से रेशे खींचे जाते हैं और मुड़ जाते हैं। ये रेशों को आपस में जोड़कर एक सूत बनाता है। तो कताई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक साधारण उपकरण एक हाथ की धुरी है। मतलब धागा बनाने का जो प्रोसेस है इसमें ये उपकरण यूज़ किया जाता है जो कि हमारा तकली कहलाता है। ये आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये है कुछ इस तरह का। तो कताई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अन्य हाथ से संचालित उपकरण चरखा है। तो चरखे में ही इस तकली का इस्तेमाल होता है। चरखा जो है वो पहले इस्तेमाल होता था, अब तो मशीनों से ये प्रोसेस होने लगा है।
तो यूज़ ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो महात्मा गांधी ने जो है इसको काफ़ी प्रसिद्ध किया था। इसको कहा था कि जो हाथ से बने हुए कपड़े हैं उनका इस्तेमाल करें और स्वदेशी अपनाएं। उन्होंने लोगों को खादी कहे जाने वाले घरेलू सूत से बने कपड़े पहनने और ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित किया। तो वो चाहते थे कि जो हमारा देश है वो तरक्की करे, और उसमें होगा क्या, एक प्रोसेस ये भी है कि हम खादी से बने हुए कपड़े पहने। तो खादी क्योंकि मेड ऑफ इंडिया था, मेड इन इंडिया था, तो इसीलिए खादी को पहनने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। तो यहाँ पर आप चरखा देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का होता था चरखा, अब तो बहुत कम यूज़ होता है इसका। तो खादी को लोकप्रिय बनाने और बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग नामक एक निकाय का गठन किया। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। तो इसका ध्यान रखेंगे, ईयर कौन सा है। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। तो पहले चरखे का इस्तेमाल होता था, और आज भी अगर हम देखें तो अगर थोड़ा बहुत है तो वो चरखे से हो सकता है, लेकिन बड़े लेवल पर अगर करना है तो स्पिनिंग मशीन ही उसके लिए काम आती हैं। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो देखो, ये कताई के बाद जो धागे बनते थे उसके बाद इनका उपयोग कपड़े बनाने के लिए किया जाता था। अब देख लेते हैं प्रोसेस यार्न टू फैब्रिक का, यानी धागे से कपड़े बनाने का प्रोसेस देख लेते हैं। तो धागों से कपड़े बनाने के कई तरीके हैं। तो दो मुख्य जो प्रक्रियाएं हैं वो हैं बुनाई और बंधाई, वीविंग और निटिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड निटिंग। तो कपड़े बनाने के दो मुख्य तरीके हैं। तो पहले देख लेते हैं वीविंग के बारे में, यानी बुनाई के बारे में। तो एक कपड़ा बनाने के लिए धागों के दो सेटों को एक साथ व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को बुनाई कहा जाता है। और अगर हम इंग्लिश में देखें, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। धागों के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। और धागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। तो काफ़ी पतले होते हैं धागे जिनसे कपड़े बुने जाते हैं। और कपड़े की बुनाई करघे पर की जाती है। करघे या तो हाथ से संचालित होते हैं या तो फिर बिजली से संचालित होते हैं। तो पहले हाथ करघे होते थे, अभी तो बिजली से संचालित जो करघे हैं वो काम आते हैं। तो वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। द लूम्स आर एदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। तो यहाँ पर हैंड ऑपरेटेड जो करघा है वो देख सकते हैं आप यहाँ पर तस्वीर में। तो पहले काम आते थे जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती थी वो सभी। दूसरा प्रोसेस देख लेते हैं बंधाई। ये एक प्रकार की बुनाई होती है, विशेष प्रकार की। तो बुनाई में कपड़े की जगह वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने के लिए एक ही धागे का यूज़ किया जाता है। कभी कभी आप देखेंगे कि जब किसी कपड़े को आप उधेड़ते हैं, मतलब कि उसको धागा खींचते हैं उसका, तो वो पूरा खिंच जाता है एक ही धागे से आप पूरा उसको उधेड़ सकते हैं। और इस प्रोसेस से आपके कई कपड़े बने होते हैं, जैसे कि मोजे और अन्य कपड़ों के सामान बुनाई के कपड़े से बने होते हैं। तो इसी प्रोसेस से बने होते हैं, बंधाई के प्रोसेस से मोजे वगैरह। बुनाई हाथ से और मशीनों पर भी की जाती है। तो इसका भी दोनों तरह का ही प्रोसेस है, या तो आप हाथ से कर सकते हैं या तो फिर आप मशीन से कर सकते हैं। तो बंधाई को हम इंग्लिश में कहते हैं निटिंग। अब देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, यानी वस्त्र सामग्री जो है उसका इतिहास देख लेते हैं कि पहले किस तरह से ये इसका प्रोसेस होता था। देखो, प्राचीन समय की बात करें तो लोग अपने आप को ढकने के लिए पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल, फर या फिर बड़े पत्तों का उपयोग करते थे। एंशियंट टाइम में लोग क्या करते थे, यूज द बार्क, बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल्स स्किन्स एंड फर टू कवर देमसेल्व्स। लोगों के कृषि समुदायों में बसने के बाद वे टहनियाँ और घास को चटाई और टोकरियों में बुनना सीखते हैं। यानी कि फिर उन्होंने क्या किया, घास से चटाई और टोकरियाँ बुनना सीखी। प्रारंभिक भारतीयों ने कपास से बने कपड़े पहने थे जो गंगा नदी के पास के क्षेत्रों में उगाए गए थे। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि कौन सा रेशा पहले इस्तेमाल हुआ था, तो कपास जो है ये सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट द ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। तो गंगा के पास ये उगाए जाते थे। फ्लैक्स भी एक ऐसा पौधा है जो प्राकृतिक रेशे देता है। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव नेचुरल फाइबर्स। तो प्राचीन काल में मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसके बाद क्या हुआ, सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ ही लोगों ने कपड़े बनाने के लिए कपड़े सिलना शुरू कर दिया। जैसे ही सुई का आविष्कार हुआ उसके बाद लोग जान गए कपड़े कैसे सिलते हैं। विद द इन्वेंशन ऑफ द सीविंग निडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स।
लेकिन आज भी साड़ियों, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। तो अगर पूछा जाए बिना सिले वस्त्र कौन से हैं, तो साड़ी, धोती, लुंगी और पगड़ी। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, उसी तरह से वस्त्रों और पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। तो आप अगर देखें तो आपको कश्मीर में कुछ और कल्चर मिलेगा और साउथ में जाकर के देखें तो कुछ और कल्चर मिलेगा। पहनने के जो वस्त्र हैं उनमें भी वैरायटीज मिलेंगी। जस्ट एज देयर इज अ लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, अ लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पूरा प्रोसेस कपड़े बनाने का। कॉटन रोल होते हैं या कॉटन बॉल्स होती हैं, उसको गिनिंग किया जाता है, गिनिंग प्रोसेस होता है जिसको कि कपास ओटना कहते हैं। उसके बाद फाइबर यानी कि रेशा हमें मिल जाता है प्योर। उसके बाद स्पिनिंग की जाती है यानी कि सूत कताई होती है। उसके बाद हमें धागा मिलता है और धागे से दो प्रोसेस के द्वारा नीटिंग और वीविंग यानी कि बुनाई और बंधाई के द्वारा हमें कपड़ा प्राप्त होता है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। देखो, अगर सूती धागे हैं, सूती धागे या सूती कपड़े की बात करें तो ये जल जाते हैं परंतु सिकुड़ते या पिघलते नहीं हैं। सूती कपड़ों की पहचान होती है। अगर आपको पहचान करनी हो तो सूती कपड़े जो होंगे जल जाएंगे, सिकुड़ेंगे नहीं और पिघलेंगे नहीं। तो जलते तंतुओं से कागज के जलने जैसी गंध आती है, जैसे कागज जलता है ना, वैसी ही स्मेल इससे आएगी सूती कपड़े से। रेशमी तंतु ज्वाला से दूर सिकुड़ता है और जल जाता है परंतु पिघलता नहीं है। रेशमी कपड़े की क्या पहचान है, रेशमी धागे या कपड़े की, कि ये सिकुड़ जाएगा तो पिघलेगा नहीं है और जल जाता है, ये पिघलेगा नहीं। तो ये पहचान रेशमी की होगी। और इससे जले मांस जैसी गंध आती है, ध्यान रखेंगे, जले मांस जैसी। अब देखो दोनों में अंतर समझो। रेशमी क्योंकि ये जानवर से हमें मिला था तो इसलिए इससे जले हुए मांस जैसी स्मेल आती है। सूती जो तंतु था वो हमें प्लांट से मिले था, जैसे कि कागज बनता है ना प्लांट से, और वो जो है जलता है, जैसे कागज की स्मेल आती है वैसे ही सूती कपड़े से स्मेल आती है। ऊनी तंतु भी सिकुड़ता है और जल जाता है परंतु पिघलता नहीं है। देखो रेशमी और ऊनी में सिमिलैरिटी है, क्या है, रेशमी सिकुड़ जाएगा और जल जाएगा लेकिन पिघलेगा नहीं, ऊनी भी सिकुड़ जाएगा और जल जाएगा लेकिन पिघलेगा नहीं। इससे जलते बालों जैसी तीव्र गंध आती है। जो ऊनी है वो जलते बालों जैसी गंध आएगी। अब देखो समझो इसको, ऊनी से जलते बालों जैसी गंध क्यों आती है, क्योंकि ये जानवरों के बालों से बना है तो इसीलिए इससे ऐसी गंध आती है। संश्लिष्ट तंतु जो होते हैं यानी सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं ये सिकुड़ते हैं और जल जाते हैं, इनकी भी पहचान है। और ये पिघलते भी हैं, मतलब कि इसमें तीनों चीज़ें होती हैं जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, सिकुड़ते भी हैं, जलते भी हैं और पिघलते भी हैं। और इनसे जलते प्लास्टिक जैसी गंध आती है। तो पहचान रखेंगे, हो सकता है इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो रीज़न भी मैंने बता दिया कि इससे कैसी स्मेल आती है और क्यों आती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। तो कमेंट आप नहीं करते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, जिससे मुझे कुछ तो फीडबैक मिले। तो रेगुलर क्लासेस अगर लेनी है तो चैनल पर बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ, तभी चैप्टर को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।